Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Myself Akshay Jain, and as you know that we are preparing for CSIR NAT completely and starting with the classical mechanics. This is our third lecture of the classical mechanics. In previous lecture हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है जो बेसिक है आपका, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिक इसलिए है क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं आता, बट उसको समझोगे तो आगे की चीज़ें आपको समझ में आएगी। देन हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कंस्ट्रेंट्स के बारे में। कंस्ट्रेंट्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, बट फिर भी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जेस्ट की, गेट की और CSIR नेट की। तो इन एग्जाम्स में कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये चीज़ें पहुंच ली जाती है, और साथ में जो लैग्रेंजन इम्पोर्टेंट है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोग कंप्लीटली डिग्री ऑफ फ्रीडम और कंस्टेंट को पढ़ लेंगे। तो आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो ताकि आप लोगों को डे टू डे वीडियोस मिलते रहें और आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा और आपकी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। मैं आपको मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि विदाउट नोट्स आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप एक नोटबुक लें, इन नोट्स को नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि डे टू डे क्लास होगी आपकी, तो आपको नोट करना पड़ेगा। विदाउट नोट्स आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए नोट करते रहें इन चीज़ों को। चलिए, मैंने आपको क्या था, लास्ट वीडियो में डिग्री ऑफ फ्रीडम ने पढ़ा था, कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए थे, कुछ और एग्जाम्पल्स और कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के आज, ठीक है। और कल से हम लोग हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लैग्रेंजन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लैग्रेंजन ही आपके एग्जाम में हर बार पूछते हैं और हाईलाइट टॉपिक है आपके एग्जाम का। सिलेबस में ये चीज़ें भी हैं, बट ये आपके एग्जाम में आती नहीं है, बट मैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, 100% सिलेबस करवाऊंगा। इसीलिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम और कंस्टेंट पढ़ा है मैंने। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, और उससे पहले जस्ट माय इंट्रोडक्शन ब्रीफली। तो आप लोग मेरा इंट्रोडक्शन एक बार देख सकते हो, ठीक है। और उसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को मेरी लाइव क्लासेस चाहिए तो मैं अन अकेडमी पर भी लाइव क्लास लेता हूँ। तो अगर आपको मेरे साथ लाइव इंटरेक्ट करना है तो आप लोग अन अकेडमी डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप। और अगर आपको वहाँ पर पूरा प्रिपरेशन लाइव चाहिए या फिर CSIR नेट का कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए, तो वहाँ पर मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है अनअकैडमी प्लस के ऊपर। तो आप लोग अनअकैडमी डाउनलोड करके वहाँ भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। और अगर आप लोग रेफरल कोड यूज़ में लेते हो AKSHAYJ, तो आपको वहाँ पर सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। वहाँ पर बेनिफिट ये होगा अनअकैडमी में कि आपको सारे ही कोर्सेज एक साथ मिल जाएंगे, और रनिंग भी कुछ लाइव चलते हैं तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहेंगे आपके लिए। और मेरे अलावा और भी बहुत सारे टॉप एडुकेटर्स वहाँ पढ़ाते हैं, तो आपको CSIR नेट की प्रिपरेशन करवाएंगे। वहाँ पर आपको वीकली क्विजेज मिल जाते हैं ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को देख पाएँ। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग लाइव क्लास के अंदर डाउट क्लियरिंग सेशन भी रख सकते हो। यहाँ तो मैं आपके डाउट्स क्लियर तभी कर पाऊँगा जब आप लोग कमेंट करेंगे किसी क्लास का, और मैं उसका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। वहाँ पर आप लाइव मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अब उसके बाद में। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये हमारी कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द फॉलोइंग केस। ये एक केस दिया हुआ है। केस क्या है समझिए। अ पार्टिकल मूविंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। ये सर्किल है, ये क्या दिया हुआ है, ये सर्किल दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है सर्किल। एक सर्किल आपको दिया हुआ है, इस सर्किल का ये ओरिजिन मान लो, ये O मान लो, मूल बिंदु मान लो, और इसकी सरफेस पर आपका पार्टिकल मूव कर रहा है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली सर्किल जो होता है वो ऑब्वियस सी बात है, अगर पार्टिकल इसकी सरफेस पर मूव करेगा, ये M पार्टिकल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लेन में होगा, सर्किल किसी ना किसी प्लेन में होगा। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था प्लेन का मतलब क्या हो जाएगा,
कि आप 2 डायमेंशन के अंदर वर्क कर रहे हो। अब यहाँ समझना, पार्टिकल अगर है तो ऑब्वियस सी बात है वो सर्किल, उसके पास कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक तो होगा आर, मतलब वो रेडियस आर पर है और वो किसी ना किसी एंगल पर है। ये रेफरेंस पॉइंट अगर हम लोग मान लेते हैं, रेफरेंस एक्सिस से वो थीटा एंगल पर है। इसका मतलब जो पार्टिकल है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आर और थीटा। आर थीटा अगर कोऑर्डिनेट है तो आपको मैंने समझाया था कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक एंगल एक डिस्टेंस अवेलेबल है। इसका मतलब ये स्फेरिकल सिस्टम का 2D वर्जन है पोलर सिस्टम, हम लोगों ने समझा था। पोलर के अंदर क्या होता है, बेसिकली पोलर के अंदर होता है एक पार्टिकल होता है जो किसी डिस्टेंस पर और किसी एंगल पर रखा होता है, ठीक है। तो पार्टिकल के पास में दो होते हैं कोऑर्डिनेट आर और थीटा। तो स्फेरिकल का 2D वर्जन होता है पोलर सिस्टम। स्फेरिकल का, स्फेरिकल के अंदर तो क्या होता है, आर भी होता है, थीटा भी होता है और फाई भी होता है, तीन होते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर क्या होता है यहाँ पे, डी आर आर के प्लस आर डी थीटा, थीटा के प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई के। आप लोग मेरी क्लास देखना कोऑर्डिनेट वाली, उसको समझ आ जाएगा। अगर मैं इसको जीरो कर दूं, इसका थर्ड कोऑर्डिनेट जो है वो खत्म कर दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये 3D में होता है। अगर मैं इसका थर्ड कोऑर्डिनेट खत्म कर दूं तो वो बन जाएगा पोलर सिस्टम। दिस इज द पोलर सिस्टम। हाँ, तो यहाँ देखिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वर्क कर जाएगा जिसमें केवल दो ही होते हैं कोऑर्डिनेट, आर और थीटा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है सेम, बट आप लोगों ने केवल वो गायब कर दिया बीच वाला। तो डी आर आर के प्लस आर, ये है डी थीटा थीटा के, लाइक दिस, इस तरह से ये। अब यहाँ पे आपको मैंने समझाया था कंस्टेंट के बारे में लास्ट क्लास में। कंस्टेंट मतलब क्या होता है, वो कोऑर्डिनेट जो मोशन के दौरान, मोशन के ड्यूरेशन में कांस्टेंट रहे, उसे बोलते हैं कंस्टेंट। मतलब कि पार्टिकल बंधा हुआ है उस चीज से। तो यहाँ पार्टिकल ये जब सरफेस पर मोशन करेगा तो रेडियस जो आर है वो फिक्स है। देख लो आप लोग, पूरी मोशन में जब भी वो पूरा घूम रहा है, इस पूरी मोशन में उसका रेडियस आर जो है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। केवल पूरी मोशन में एक थीटा ही कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है, तो उसके पास आर जो है वो फिक्स है। इसका मतलब कि अगर आप क्या करेंगे, आर का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज निकालेंगे, दैट इज डी आर अपॉन डी टी करेंगे, या फिर इसको इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं, आर डॉट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आर डॉट बोलते हैं। आर डॉट का मतलब डी आर अपॉन डी टी, तो वो जीरो हो जाएगा बिकॉज वो फिक्स है। तो एक बात ध्यान रखना, जो भी कंस्टेंट होता है वो फिक्स होता है तो उसका जो डिफरेंशिएशन है टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो जाएगा। जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वेलोसिटी कहलाता है। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है पोलर के अंदर, डी आई अपॉन डी टी, मतलब कि डी आर अपॉन डी टी मतलब आर डॉट आर के, और आर कांस्टेंट तो आर तो बाहर रख दो, डी थीटा अपॉन डी टी मतलब थीटा डॉट। तो वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर डॉट प्लस आर थीटा डॉट, ये थीटा के डायरेक्शन में हो जाएगा और ये हो जाएगा आर के डायरेक्शन के अंदर, और सिंपली। तो यहाँ पे हम लोग ये बात मानते हैं कि हमें अगर निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम डी आई अपॉन डी टी का स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब डी आई अपॉन डी टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे तो आर डॉट तो जीरो है, ये बात भी ध्यान रखना। तो आगे हम देखते हैं, क्योंकि आर आपका फिक्स है, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। आर डॉट तो फिक्स है तो ये जीरो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में वी स्क्वायर निकलवाना इसलिए सिखाया था क्योंकि हम लैग्रेंजन पढ़ने वाले हैं। लैग्रेंजन का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल। अब काइनेटिक एनर्जी में बार बार हाफ एम वी स्क्वायर आएगा अगर आपका पार्टिकल ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है तो, इस वजह से मतलब वो ट्रांसलेट करेगा, स्थानांतरित गति करेगा। तो अब यहाँ पे थीटा डॉट जो है वो मोशन की ड्यूरेशन में चेंज हो रहा है, इसलिए ये जो है वो डायनेमिक वेरिएबल है, मतलब कि चेंजेबल वेरिएबल है। तो जितने भी वेरिएबल, जितने भी कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं मोशन के दौरान, मोशन के ड्यूरेशन में, वो कहलाते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। आप यहाँ देखें, यहाँ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितना है, ये वेरी कर रहा है कोऑर्डिनेट, या फिर जो वेरिंग कोऑर्डिनेट है, जो वेरी करता है कोऑर्डिनेट, वो केवल थीटा है। तो यहाँ पे थीटा केवल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है यहाँ पे, केवल एक है।
ठीक है, आप लोग इस तरह से निकाल सकते हो। और फॉर्म ये तो मैंने आपको डिटेल बता दिया, आप चाहो तो फॉर्मूले में से भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई विद डायमेंशन माइनस k, मतलब कांस्टेंट। डायमेंशन प्लेन में घूम रहा है इसलिए 2 डायमेंशन है, नंबर ऑफ पार्टिकल केवल एक है, और कांस्टेंट मतलब एक लगा हुआ है, मतलब रेडियस का कांस्टेंट लगा हुआ है, तो रेडियस आपका कांस्टेंट है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा इसका, एक। और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम करस्पॉन्डिंग जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उसे ही हम बोलते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो थीटा हो जाएगा सिंपली। नेक्स्ट, पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन, अगर मान लीजिए फ्रीली मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रीली का मतलब क्या होता है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। 5 पार्टिकल है, ऑब्वियस सी बात है, तो पांचों के, अब प्लेन के अंदर ये मूव कर रहे हैं तो प्लेन क्या होता है, प्लेन 2D में होता है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले के कोऑर्डिनेट, दूसरे के कोऑर्डिनेट, तीसरे के कोऑर्डिनेट, चौथे के कोऑर्डिनेट और पांचवें कोऑर्डिनेट इस तरह से होंगे। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगे, फ्रीली मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो कोई उनमें बाउंडेशन भी नहीं है, बाउंडेशन भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेसिकली कंस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि कंस्टेंट क्या हो जाएंगे उसमें, जीरो हो जाएंगे, बिकॉज फ्रीली मूव कर रहे तो कोई बाउंड्री, हमने लास्ट टाइम भी देखा था एग्जाम्पल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई विद 2 दैट इज 10। और जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो कौन से हो जाएंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, ये सारे जो है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, बिकॉज सब चेंज हो रही है। मोशन जब भी करेंगे पार्टिकल, ये सारे ही कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, इसलिए इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस तरीके हो जाएगा। चलिए, सेकंड मेथड तो आपको पता ही है, इस तरह से आप निकाल सकते हो आराम से। पहला मेथड तो सिंपली आप लोग देख लो कि अगर पार्टिकल मोशन में है, उड़ रहा है या फिर जो भी वो कर रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट कौन सा चेंज है कौन सा नहीं है, तो वो कहलाएगा जनरलाइज कोऑर्डिनेट। और एक और फॉर्मूला ये वाला है, इस फॉर्मूले से हम सीधा निकाल सकते हैं आराम से। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं उसके पास में, 5 है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, 5 है, कांस्टेंट कितने है, 0 है, तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई विद 5 दैट इज 10 सिंपली। अगला एग्जांपल देखते हैं फटाफट से। तो 2 पार्टिकल कनेक्टेड इन अ रिजिड रॉड मूविंग फ्रीली इन अ प्लेन। अब यहाँ 2 पार्टिकल हैं, रिजिड रॉड, ये लास्ट टाइम भी देख चुके हैं हम लोग एग्जांपल, ये एक तरह का डंबल बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है डंबल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो डंबल स्ट्रक्चर में 2 पार्टिकल होते हैं, अब यहाँ प्लेन में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2D के अंदर है, ऑब्वियस सी बात है, प्लेन मतलब 2D में है, ये एक्सिस से बंधे हुए हैं, इसका मतलब एक कांस्टेंट लगा हुआ है इसके अंदर, क्योंकि पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल ना तो यहाँ जा पाएगा और ये वाला पार्टिकल नहीं यहाँ जा पाएगा, इसलिए ये कांस्टेंट लगा हुआ है। तो एक तरह से इनमें जो एक्सिस है वो फिक्स है, ये फिक्स है, तो ये फिक्स है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये लेंथ फिक्स है, इसका लेंथ आप मान सकते हो, इसको आप लेंथ बोल दो, इसको आप लेंथ बोल दो, ये फिक्स है। तो क्या फिक्स है, अंडरवुड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फिक्स है। तो इसे बोले कांस्टेंट इक्वेशन, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। एंड दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगे, 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो टोटल कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो सेकंड मेथड क्या है, सिंपली वही हमारा फॉर्मूला पुट कर दो, F इज इक्वल टू क्या होता है, डी एन माइनस के। अब आप देखो प्लेन के अंदर मूव कर रहे हैं, इसलिए डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, डी, तो डी बराबर 2। तो और कांस्टेंट क्या है, केवल एक कांस्टेंट है, वो भी लेंथ का, जो उनको कनेक्ट किए हुए हैं, तो उस लेंथ का कांस्टेंट है, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि केवल लेंथ का कांस्टेंट है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 1 पुट करें तो फॉर्मूला बन जाएगा ये, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 हैं, इसलिए n बराबर कितना है, तो इजीली सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। चलिए, अब आगे हम बात करें, a rigid body moving in a 3 dimensional space। सपोज एक रिजिड बॉडी है, एक बात ध्यान, रिजिड बॉडी जो होता है ना, रिजिड बॉडी में मिनिमम है ना, मिनिमम 3 पार्टिकल तो होते ही हैं, ये मान लीजिए आप, 3 पार्टिकल होते हैं रिजिड बॉडी में मिनिमम। अब अगर ये 3D में मूव कर रहा है तो D बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3 डायमेंशन में। ओके, रिजिड बॉडी ऐसी होती है जो तीनों पार्टिकल इस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो इसमें ये वाला एक्सिस जो है, ये इसको आप R1 बोल दो, ये फिक्स होता है, इसको आप R2 बोल दो, ये फिक्स होता है, इसको आप R3 बोल दो, ये फिक्स होता है। फॉर्मूला इनको निकालना है क्या है,
अगर पहला और तीसरा पार्टिकल कनेक्टेड है तो x1 माइनस x3, y1 माइनस y3, z1 माइनस z3। ठीक है, वैसे ही बाकी इन दोनों को निकालने का फॉर्मूला मिल जाएगा। ये कांस्टेंट इक्वेशंस कहलाती है, इनसे कोई इतना दिक्कत नहीं है आपको। कांस्टेंट इक्वेशंस को छोड़ो, सिंपली आप एक बात समझो कि 3D के अंदर पार्टिकल है तो वही फॉर्मूला में लेना पड़ेगा dn माइनस के। तो रिजिड बॉडी वैसे और ज्यादा पार्टिकल के साथ भी बन सकती है, बट वी जस्ट टेक 3 पार्टिकल्स, हम लोगों ने केवल 3 पार्टिकल यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। तो 3 डायमेंशन में है तो d बराबर कितना लिया मैंने 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3n माइनस के। सिंपली नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने 3 लिए हुए हैं तो 3, n बराबर कितना लिया हुआ है 3, कंस्टेंट 1 2 3, इसको L1 बोल दो या R1 बोल दो, एक ही बात है। L1 बोल दो या फिर इसको R1 R2 R3, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, दैट इज सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, ये लिया हुआ है मैंने। तो सेपरेशन कितना लिया हुआ है R1 R2 R3 या फिर L1 L2 L3 लिया हुआ है। तो 3 ही है तो 3 मल्टीप्लाई विद 3 माइनस 3 दैट इज 6। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो फॉर रिजिड बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3D ऑफ द ऑलवेज 6 फ्रीली मूविंग इन 3D। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने जाएंगे यहाँ पे 3 रिजिड बॉडी के लिए, मिनिमम इतना होना चाहिए। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा ऑलवेज 3 हो जाएगा अगर वो जो रिजिड बॉडी है वो 3D के अंदर फ्रीली मूव कर रही है तो। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं हम लोग। A rigid body moving in a space with a fixed point। अब यहाँ पे कंडीशन देखना, रिजिड बॉडी वही की वही है, बट यहाँ पे आपने स्पेस मतलब कि 3D के अंदर इसको फिक्स कर दिया एक पॉइंट पर। अगर आपने इसे किसी पॉइंट पर फिक्स कर दिया, सपोज जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया, इस पॉइंट पर मैंने इसको फिक्स कर दिया, तो फिक्स करने से ये हो जाएगा कि इसके पास बाउंडेशन आ चुकी है, अब किसी पॉइंट से वो बाहर नहीं जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल इसको छोड़ो, आप यहाँ पर फिक्स कर दो, इसको यहाँ पर फिक्स कर दो, इसका मतलब ना तो उसका x चेंज होगा, ना इसका y1 चेंज होगा, ना इसका z1। अगर मैंने फर्स्ट पार्टिकल इसको बांध दिया, फिक्स कर दिया, तो ये तीनों ही कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बंध जाएंगे। अब ये मूव नहीं करेगा। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर फिक्स कर दोगे, चाहे पहले पे कर दो, दूसरे पे कर दो, तीसरे पे कर दो, तीनों में से किसी पे कर दो, तो उस पॉइंट के तीनों कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाएंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। जब ये चेंज नहीं होंगे तो तीन तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीन तो कांस्टेंट पहले लगे होते हैं इन लेंथ के, L1 L2 L3 के, ये L1 L2 और ये L3 जो भी आप मानते हो, इन लेंथ के तीन कांस्टेंट तो पहले लगे हुए थे, अब तीन और लग गए जो आपने पॉइंट फिक्स किया। तो ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, और फॉर्मूले सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 डिग्री फ्रीडम हो जाएगा। अगला देखो, रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस इन स्पेस। अगर मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी है, वो रोटेट कर रही है किसी स्पेस में, इसमें तो 3D के अंदर रोटेट कर रही है। देखना, a rigid body rotating about a fixed axis has 1 degree of freedom because relative of origin say on fixed axis that is about z axis। मान लीजिए 3D है तो ऑब्वियस सी बात है 3D के अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास, ये मान लीजिए पार्टिकल है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, सपोज ये x है, ये y है और ये z एक्सिस है। पार्टिकल मूव कर रहा है इस एक्सिस के अराउंड, 3D के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैंने इसको z एक्सिस के अराउंड मूव करवाया पार्टिकल को, तो उसका z एक्सिस तो फिक्स हो जाएगा, मतलब z कांस्टेंट है, केवल x और y चेंज हो रहा है। यहाँ पे x और y उसका चेंज हो रहा है, मतलब कि z को हटा दो एक बार, इट बिकम्स सर्किल, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। एंड वी नो दैट द सर्किल आर नोड मतलब R1 फिक्स एंड एक्स वाई हैव सेम रोटेशन। अगर आपने इसको इस तरह से फिक्स कर दिया तो अब मतलब कि ये z एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है, इसका मतलब इसका केवल x और y चेंज हो रहा है पार्टिकल का। जब x और y चेंज हो रहा है सॉरी तो इसका जब x और y चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये तो सर्किल में आ गया, 3D से कहाँ पे आ गया, 2D में आ गया। और 2D में भी हम जानते हैं x के अराउंड या y में क्या होता है, रिलेशन निकल जाता है, x और y में रिलेशन निकल सकता है। और x और y में अगर रिलेशन निकल जाएगा, देखो ये रिलेशन तो निकला हुआ है ना,
तो ये रिलेशन निकला हुआ है यहाँ, तो आर तो फिक्स है आपका सर्किल में, ये आर तो क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये रिलेशन जब भी निकलता है इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या तो ये बोल दो, या फिर y बराबर अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बोल दो। तो कहने का मतलब वैसे चेंज तो x और y दोनों हो रहे हैं, बट यहाँ पे x और y में रिलेशन निकल के आ रहा है। तो अगर आपका केवल, मैं इसे बोल दूं, केवल y चेंज करके मैं स्टडी कर सकता हूँ इसकी मोशन का, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि y केवल अननोन है। और अगर मुझे y पता है, अगर मुझे y पता है तो मैं इस इक्वेशन से x निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल एक ही चीज का स्टडी करना है मुझे, वो है y एक्सिस का, y कोऑर्डिनेट का, क्योंकि r तो फिक्स है, ये चेंज होगा नहीं, y चेंज कर लूंगा मैं बस, और y को चेंज करके मैं इस पूरे पार्टिकल की मोशन का स्टडी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये r तो फिक्स है, ठीक है ना, और x और y में कुछ रिलेशन निकल के आ रहा है मेरे पास, ये रिलेशन है x और y में। तो यहाँ पे केवल चेंजेबल कोऑर्डिनेट केवल क्या है, y है। तो मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, y, या तो y बोल दो या x बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि x में भी निकल के आ सकता है रिलेशन। तो पर चेंज हुआ केवल एक कोऑर्डिनेट, और मुझे केवल एक ही कोऑर्डिनेट का स्टडी करना है। द बोब ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन अ प्लेन। अब ये समझना, ये सिंपल पेंडुलम है, सपोज ये सिंपल पेंडुलम है, ये स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ, देखो ये ऐसे रोटेट हो रहा है पार्टिकल, यहाँ समझो, डायग्राम में समझ नहीं आएगा। ये एक्सिस है, ये रेफरेंस पॉइंट मान लो, एक बोब है, ये बोब मान लीजिए, ये वाली बोब है जिसका मास m है, इसके पास में एंगल है थीटा, और ये जो l है ये इसका है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो ऑसिलेट करते हुए पार्टिकल पोलर सिस्टम में मान सकते हैं हम इस पार्टिकल को। और इसके पास में कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर पोलर देखा जाए तो r और थीटा हो जाएगा, r का मतलब लेंथ जो फिक्स होती है। अब ये पार्टिकल जब ऐसे रोटेट करेगा तो क्या इसका जो लेंथ है वो चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेंथ इसका फिक्स है। इस पूरी मोशन के दौरान थीटा चेंज होगा, ठीक है ना, केवल क्या चेंज होगा, थीटा। हम इसको देखते हैं ना, तो ये 90 डिग्री बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा के जो चिपका हुआ एक्सिस है ना, थीटा के टच में जो एक्सिस होता है वो कोस कहलाता है, तो ये हो जाएगा एल कोस थीटा, और थीटा के सामने जो होता है वो एल साइन थीटा। सिंपली आप लोग जानते हो, जो भी ट्राइंगल होते हैं उसके रूल्स आप लोग देखना, उससे आप लोग निकल जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस लाइन जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात बोल सकते हैं कि अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है केवल थीटा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये हम लोगों ने ऊपर देखा हुआ था, ठीक है ना, कि कैसे होता है। अगर एल फिक्स है तो हम लोग सिंपली जानते हैं कि वी बराबर क्या होता है, आर डॉट आर के प्लस आर थीटा डॉट थीटा के, ठीक है। और अगर हमारा आर मतलब कि एल फिक्स है तो फिर ये जीरो हो जाएगा, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली आर थीटा डॉट थीटा के, फिर इसका स्क्वायर कर लो। अब यहाँ पे आर की जगह आप एल मान लो, जो भी आपकी लेंथ है। और ये जो अगर लेंथ निकालने की कोशिश करोगे आप, अगर मैं ये मान लूँ कि इसका पूरा लेंथ कितना है, एल है, तो ये रोटेट कर रहा है ना, इसका पूरा लेंथ एल है मान लो, इसको ऐसे कराओ ऑसिलेट, ऐसा ऐसा ऑसिलेट करेगा, ये यहाँ पे आएगा मैक्सिमम पॉइंट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, एल माइनस एल कोस थीटा, एल माइनस एल कोस थीटा हो जाएगा इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक का सपोज। चलिए ये पेंडुलम है, तो बेसिक बात है, पेंडुलम अगर ऑसिलेट कर रहा है तो इसके पास भी केवल एक ही कोऑर्डिनेट ऐसा है जो चेंज हो रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा इसका, एक, और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो चेंज होता है वो क्या है, केवल थीटा। तो ये तो बहुत सिंपल सा है। सेकंड में आप निकालना चाहो तो वही सिंपल मेथड ये वाला है जो मैंने आपको ऊपर समझाया था, इसमें कोई नई बात नहीं है, सेम वही का वही है, आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर फिर आर फिक्स है, तो ये हो जाएगा। ये सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल है, सिंपल, इसको आप चाहो सिंपल पेंडुलम को वही एग्जांपल है, बस उसको फॉर्मूले से निकाला हुआ है, क्योंकि वो 2D